हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड लर्निंग फ्रॉम माय वीडियो। लास्ट क्लास में जैसे मैंने आपको फिजिकल एविडेंस पे कुछ क्वेश्चंस करवाए थे, तो वो हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट नहीं हो पाए थे और हमने उन क्वेश्चंस का क्या करवाया था, विद एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हर एक चीज़ को करवाया था। तो आज हम उसका पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। उस टाइम हमारे 9 या 10 क्वेश्चन हो गए थे, तो अब हम उससे आगे कंटिन्यू करते हैं 10th क्वेश्चन से। तो जो हमारा 10th क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, एक सेकेंड। 10th क्वेश्चन, द मेथड ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ ब्लड ग्रुप फ्रॉम ड्राइड ब्लड। अब ड्राइड ब्लड से लेना है तो कैसे करोगे। अब कार्ल लेंसर ने तो हमारे ब्लड की ग्रुपिंग दी थी, ब्लड ग्रुपिंग जो लिक्विड होता है, और उसमें ब्लड ग्रुपिंग में भी कौन सा दिया था, ABO। ठीक है, ये 3 इसने दिए थे और इसने इसी से बताया था। इसके बाद ड्राई की बात आती है। ड्राई हमारा लियोलैटिस ने दिया था ड्राइड ब्लड। और जो हमारा कैल्विन गोडार्ड है, गोडार्ड ने हमारे बैलिस्टिक, ये फादर ऑफ बैलिस्टिक है, तो इसने बैलिस्टिक के ऊपर वर्क किया था। तो हमारा बी ऑप्शन रह गया। तो इसे राइट पे बात किया तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अब हमारा एल्फ्रेड वॉन डिकास्टलो एंड एड्रियन स्टुरली क्या है, तो इसके रिगार्डिंग अभी तो क्वेश्चन आया नहीं है, तो हम इसको भी देख लेते हैं। अब लैंडस्टीन ने डिस्कवर किया था हमारे ABO ब्लड ग्रुप 1901 के अंदर, और उसके बाद जो एल्फ्रेड वोन है इसने डिस्कवर किया था 4th ब्लड ग्रुप। ये तो फर्स्ट सेकंड थर्ड हो गए, 4th AB इसने दिया था हमें, और इसे डिफरेंस बताया था इसकी कंपैटिबिलिटी का, ये 1902 के अंदर इसने दिया था। तो ये याद रखना, ये अभी तक एग्जाम में नहीं पूछा गया है, होप सो पूछ ले एग्जाम में। अब 11th क्वेश्चन क्या कहता है, हु इज कंसिडर एज फादर ऑफ साइंस ऑफ क्वेश्चन डॉक्यूमेंट। अब QD की बात हो रही है, QD का फादर कौन है, AS ऑसबॉर्न, एल्बर्ट शर्मैन ऑसबॉर्न, ये हमारे QD का है फादर। फ्रांसिस गैल्टन ने अपना फिंगरप्रिंट के ऊपर वर्क किया था। ठीक है, नाम से ही आपको पता चल जाना चाहिए क्या हो रहा है क्या नहीं। हैंस ग्रोस हमारा क्रिमिनोलॉजी का हो गया, और इसने हमारा टॉक्सी के रिगार्डिंग वर्क दिया था, मैथ्यू ऑर्फिला। तो इसका QD की बात है तो ये तो तीनों बिल्कुल अलग हो रहे हैं। तो एल्बर्ट शर्मैन ऑसबॉर्न, तो इसके आप फुल फॉर्म भी याद रख लेना, AS ऑसबॉर्न और एल्बर्ट शर्मैन ऑसबॉर्न। तो इसका ऑप्शन नंबर A करेक्ट है। अब 12th क्वेश्चन क्या कह रहा है, फर्स्ट फिंगरप्रिंट ब्यूरो एस्टेब्लिशिंग, सबसे पहला हमारा फिंगरप्रिंट ब्यूरो कहाँ एस्टेब्लिश हुआ था। अब कोई भी अगर लैब की बात आ जाती है, एनी लैब, ठीक है, तो उसमें हम सबसे पहले कलकत्ता की तरफ देखते हैं। ठीक है, कलकत्ता, क्योंकि सबसे पहले अगर हम कहीं भी पढ़ते हैं तो कलकत्ता में ही हमारी केमिकल की लैब आई है। ठीक है, कलकत्ता में ही हमारा फिंगरप्रिंट आया है, कलकत्ता में ही हमारा QD के बारे में आया है। ठीक है, तो इससे क्या बोला है कि हमारा सबसे पहले इसे बोला फिंगरप्रिंट ब्यूरो हमारे कहाँ आया है, तो दिल्ली 1875, दिल्ली में तो लैब भी नहीं आई थी उस टाइम तक, बॉम्बे 1890, कलकत्ता 1897 और कैलिफोर्निया, ये तो बाहर का हो गया, इसको तो आप बिल्कुल रिप्लेस कर सकते हो। तो इसका ऑप्शन नंबर C करेक्ट है, कलकत्ता। कलकत्ता में 1897 में हमारी आ गई थी कौन सी, फिंगरप्रिंट ब्यूरो। अब 13th क्वेश्चन क्या कह रहा है, फर्स्ट GEQD एस्टेब्लिश एट डैश इन 1904 एंड द, उसके बाद ये शिफ्ट 1906 में कहाँ पे हुई थी। ठीक है, पहले जो 1904 में थी ये कहाँ पे थी, और 1906 में जो शिफ्ट हो गई थी ये कहाँ पे शिफ्ट हो गई थी, तो चंडीगढ़ टू शिमला। चंडीगढ़ में तो आपको पता है कि 1952 के बाद 68, हाँ 68 में ही इसमें हुआ था। हाँ नहीं, 1978 में हमारे चंडीगढ़ की हुई थी। कलकत्ता टू शिमला, हैदराबाद टू शिमला और दिल्ली टू शिमला। तो इसका क्या ऑप्शन हो सकता है आपके हिसाब से, तो हमारे सबसे पहले, अब 1906 का तो मैंने एक वीडियो में बता रखा है, ये हमारी शिमला के अंदर थी, तो ये इसका फिक्सर्स की शिमला। तो शिमला से पहले क्या, दिल्ली में तो अभी हो ही नहीं सकता, दिल्ली में तो आई नहीं थी, और हैदराबाद चंडीगढ़ तो हमारे CFSLs हैं, तो हमारे सबसे पहले ये कलकत्ता के अंदर आई थी। ठीक है, 1904 में कलकत्ता। तो इसका D ऑप्शन करेक्ट है, थोड़ी सी नंबरिंग ऊपर नीचे हो गई, पर ऑप्शन नंबर D एकदम करेक्ट है। अब इसके अंदर आप एक और चीज़ याद रख लेना, जैसे 1904 में कलकत्ता में थी, ठीक है, उसके बाद 1906 में हमारी शिमला में शिफ्ट हो गई थी, वैसे ही हमारी इंडिपेंडेंस के बाद जो GEQD लैब हमारी बनी थी, लैबोरेटरीज वगैरह, वो हमारा कैसे क्या सिस्टम था। तो कलकत्ता के अंदर सबसे पहले 1964 में आई थी हमारी, कलकत्ता में 1964, उसके बाद हैदराबाद में 1969 के अंदर आ गई थी। ठीक है, सेटअप पूरा हो गई थी जो इसकी लैबोरेटरी थी, ये हमारी शिफ्टेड वाली है, उसके बाद जो आ गई थी वो हमारी ये वाली है। ठीक है, याद रख लेना, अभी तक एग्जाम में नहीं पूछा गया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लगा लो कि एग्जाम में पूछ सकता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है,
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फर्स्ट स्टेट फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी, हमारी पहली स्टेट फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी कौन सी थी और कहाँ पे, मतलब कहाँ एस्टेब्लिश हुई है। तो अब मद्रास, आगरा, कलकत्ता, दिल्ली। जैसे मैंने बताया जितनी भी आप लैब देख लो, केमिकल एग्जामिनेशन देख लो, फिंगरप्रिंट देख लो, है ना, QD की देख लो, सबसे पहले ये सारी की सारी कहाँ आई थी, यूनिवर्सल याद रख लो कि सबसे पहले कलकत्ता में ही आई थी। तो हमारी जो फर्स्ट स्टेट फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी है वो हमारी कलकत्ता में थी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अब द करेक्ट क्रोनोलॉजी ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ CFSL, अब CFSL की करेक्ट क्रोनोलॉजी कौन सी होगी हमारी। अब कलकत्ता से ही शुरू करो। अब पहले ऑप्शन क्या है, कलकत्ता, हैदराबाद, न्यू दिल्ली और चंडीगढ़। फिर न्यू दिल्ली, चंडीगढ़, कलकत्ता, हैदराबाद, हैदराबाद, न्यू दिल्ली, चंडीगढ़, कलकत्ता, कलकत्ता, न्यू दिल्ली, चंडीगढ़, हैदराबाद। ठीक है, इनके जो ईयर हैं ये तो ऑलमोस्ट सेम है। 1957 में कलकत्ता में, 1968 की अलग है। पहले आप इसकी क्रोनोलॉजी को देखोगे तो उसके बाद आपको पता चल जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है हमारा, सबसे पहले हमारी कलकत्ता में आई थी 1957 में, उसके बाद 1968 और 1968 में न्यू दिल्ली और हैदराबाद दोनों, चंडीगढ़ में सबसे लेट, अभी मैंने पीछे आपको बताया था। तो इसका नंबर ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो इसकी सीक्वेंस को ऐसे ही याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 60 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। जो GEQD एस्टेब्लिश इन शिमला इन 1906, जो एस्टेब्लिश हुई है शिमला के अंदर। GEQD एस्टेब्लिश इन कलकत्ता 1964, और GEQD एस्टेब्लिश इन हैदराबाद इन 1968, और GEQD एस्टेब्लिश इन कलकत्ता 1904। अब ये कलकत्ता से बाद में यहाँ पे शिफ्ट हो गई थी शिमला के अंदर, और उसके बाद कलकत्ता में 1964 में आई थी हमारी इंडिपेंडेंस के बाद, उसके बाद हैदराबाद में भी आ गई थी। तो इसके अंदर सारे के सारे आंसर ठीक है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ई करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 70, सेंट्रल फिंगरप्रिंट ब्यूरो एस्टेब्लिश इन 1858 नाउ वर्किंग अंडर। हमारे 1858 में सेंट्रल फिंगरप्रिंट ब्यूरो जो एस्टेब्लिश हुआ था, कहाँ पे हुआ था ये हमारा, पीछे मैंने आपको क्वेश्चन करवाया कलकत्ता के अंदर। ठीक है, तो ये कलकत्ता के अंदर आया था। तो ये हमारा बाद में अब किसके अंडर वर्किंग कर रहा है, तो अब आपको भी पता है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन अफेयर, ये हो गया होम अफेयर, CFSL सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी, BPRND एंड NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। तो हम क्या कहते हैं, कहीं भी हम लैब में ट्रेनिंग वगैरह आप लोग करने जाते हो तो वहाँ आप डिटेक्टिव जुड़ा हुआ देखते हो ना CFSL के साथ। CFSL दिल्ली हो गई, चंडीगढ़ हो गई, हमारी हैदराबाद हो गई और कलकत्ता, इनके साथ BPRND जुड़ा होता है जो डिटेक्टिव ट्रेनिंग देता है। तो ये BPRND के साथ इससे मतलब वर्क इसके अंडर कर रहा है। ठीक है, तो इसका नंबर ऑप्शन नंबर सेंट्रल, सॉरी मैं BPRND को ऐसे ही बता रहे थे नॉर्मल, तो ये थोड़ा सा गलत हो गया। तो इससे बोला है सिर्फ फिंगरप्रिंट ब्यूरो, आपको पता है 1986 में NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो बना हुआ है। ये हमारा, ये क्या करता है, ये हमारा कनेक्टेड रहता है। ठीक है, जैसे ही हमारा कोई भी क्राइम होता है या कुछ भी होता है तो फिंगरप्रिंट हम सेंड कर देते हैं वहाँ पे, उनके डाटाबेस में कनेक्ट हो जाता है। फिर फर्दर अगर कोई दिक्कत होती है तो उससे मैच किया जाता है। तो ये 1986 में आता है, आप इसका सन याद रखना। ठीक है, अब यहाँ BPRND का आपको पता है वहाँ सेटअप इन 28 अगस्त 1970। फर्दर ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफ मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस फोर्स। ठीक है, पुलिस फोर्स के लिए कंसल्टेंसी डिटेक्टिव की ट्रेनिंग के लिए ये हमारा इसके लिए ही वर्क करता है। ठीक है, BPRND याद रख लेना, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अब NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो इज एन इंडियन गवर्नमेंट एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग एंड एनालिसिस क्राइम डाटा एज डिफाइंड बाय द IPC के अंदर एंड स्पेशल एंड लोकल लॉज जो इसके अंदर लगते हैं। और NCRB का जो हेडक्वार्टर है वो हमारा दिल्ली में है, और ये किसके अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 80, द स्टडी ऑफ सडन अननेचुरल अनएक्सप्लेन ऑफ वायलेंट डेथ इज नोन एज। हम इनकी डेथ की स्टडी करते हैं। ठीक है, कोई मर गया है, अननेचुरल डेथ है, अनएक्सप्लेन्ड, आपको नहीं पता, आपने सिर्फ बॉडी देखी, तो उसको आप किसके अंदर स्टडी करोगे, फोरेंसिक पैथोलॉजी के अंदर, या फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी, फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी या नन। तो इसका आंसर है फोरेंसिक पैथोलॉजी। तो हम इसको अब डिटेल में देख लेते हैं कि इन सारी चीज़ों की स्टडी, डेथ की स्टडी को क्या बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम आगे बढ़ते हैं। फोरेंसिक पैथोलॉजिस्ट क्या होता है, इज अ सब स्पेशलिस्ट इन पैथोलॉजी हुज एरिया ऑफ स्पेशल कॉम्पिटेंस इज द एग्जामिनेशन ऑफ पर्सन हु डाई सडनली अनएक्सपेक्टेडली और वायलेंटली। द फोरेंसिक पैथोलॉजिस्ट इज एन एक्सपर्ट इन डिटरमाइनिंग कोज एंड मैनर ऑफ डेथ।
ठीक है। ये मैनर ऑफ डेथ या कोज वगैरह जो बताता है ना, मैनर ऑफ डेथ किस रीज़न से क्या मैनर है और क्यों मरा है, कोज कैसे मरा होगा, तो ये सारी हमारे पैथोलॉजिस्ट डील करता है। अब फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी क्या होता है, इज एनालिसिस ऑफ बायोलॉजिकल सैंपल फॉर द प्रेजेंस ऑफ टॉक्सिन इंक्लूडिंग ड्रग। द टॉक्सिकोलॉजिकल रिपोर्ट can provide key information as to the type of substance present in an individual and if the amount of those substance is consistent with the therapeutic doses is above or harmful। तो टॉक्सिकोलॉजी ये ड्रग और मेडिसिन के रिगार्डिंग बात करता है कि कितनी हमारी जो डोजेज वगैरह है वो हार्मफुल है या नहीं है, इन सारी की ये बात करता है, उनके सैंपल बायोलॉजिकल सैंपल पे वर्क करता है। तो ये हमारा फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी होता है। अब हमारा फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी, ये एंथ्रोपोलॉजी से पता चल गया बोन्स वगैरह की स्टडी है। ये ह्यूमन से रिमेन्स जो हम एक्सह्यूमेशन की बॉडीज वगैरह निकालते हैं, स्केलेटन वगैरह होते हैं, उनकी स्टडी करते हैं। ठीक है, स्केलेटन एनालिसिस एंड टेक्निक इन आर्कियोलॉजिकल टू सॉल्विंग क्रिमिनल केस। तो आर्कियोलॉजी के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो एंथ्रोपोलॉजी। अब क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, द फील्ड इंटरेक्ट द ह्यूमन बिहेवियर विद लीगल प्रोसीडिंग इज। जो हमारी फील्ड इंटरेक्ट करता है ह्यूमन बिहेवियर को लीगल प्रोसीडिंग के लिए, तो कौन सा है, फोरेंसिक पैथोलॉजी, फोरेंसिक साइकोलॉजी, फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी या नन। अब पैथोलॉजी आपको पता है मैनर ऑफ डेथ, ठीक है, मैनर ऑफ डेथ एंड कोज, इनकी बात करता है। ठीक है, और एंथ्रोपोलॉजी जो रिमेन्स हो जाते हैं स्केलेटन के, ठीक है, स्केलेटन के जो रिमेन्स होते हैं उनके ऊपर बात करता है। तो अब हमारे कौन सा, फोरेंसिक साइकोलॉजी। फोरेंसिक साइकोलॉजी हमारे डील करता है बिहेवियर, ह्यूमन बिहेवियर से, तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, फोरेंसिक साइकोलॉजी इज अ स्पेशलिटी इन प्रोफेशनल साइकोलॉजी करेक्टरिस्टिक बाय एक्टिविटी प्राइमरी इंटेंडिंग टू प्रोवाइड प्रोफेशनल साइकोलॉजिकल एक्सपर्टीज विद इन द जुडिशियल एंड लीगल सिस्टम। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, द मेथड ऑफ क्राइम सीन सर्च यूज इन केस ऑफ बैंक रॉबरी। बैंक रॉबरी के हम कौन सा वाला यूज़ करेंगे। ठीक है, बैंक के अंदर रॉबरी हुई है तो ग्रिड मेथड यूज़ करोगे, स्पाइरल करोगे, स्ट्रिप मेथड करोगे या जोनल। देखो ज़्यादातर अगर रूम वगैरह में क्राइम होता है तो हम जोनल मेथड को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। ठीक है, रूम को हम अच्छे से डिवाइड कर सकते हैं 2 पार्ट में, 4 पार्ट में या फर्दर, तो हम रूम के अंदर या इंडोर क्राइम में जोनल मेथड को बहुत ज़्यादा वो देते हैं। बट अगर आउटडोर क्राइम होता है, ठीक है, तो हम उसके अंदर क्या करते हैं, स्पाइरल या सर्कुलर मेथड को हम फॉलो करते हैं। तो इसके अंदर जो हमारा है ना स्पाइरल मेथड है, क्योंकि बैंक की रॉबरी हुई है, बैंक रॉबरी बहुत ज़्यादा ओपन, तो ये जो है बड़ा स्पेस है, तो इसके अंदर हमारे जो होते हैं स्पाइरल मेथड हम यूज़ करते हैं। ठीक है, सर्कुलर वे में जाते हैं, वही हमारा स्पाइरल मेथड होता है। 21 क्या कह रहा है, एनी ऑब्जेक्ट दैट कैन एस्टेब्लिश दैट अ क्राइम हैज़ बीन कमिटेड और कैन प्रोवाइड अ लिंक बिटवीन अ क्राइम एंड इट्स विक्टिम और बिटवीन क्राइम एंड परपिट्रेटर इज नोन एज। मतलब ऐसा क्या है, कौन सा ऑब्जेक्ट है जो कि एस्टेब्लिश कर रहा है कि क्राइम हुआ है और वो लिंक प्रोवाइड कर रहा है क्रिमिनल के अंदर और विक्टिम के अंदर और हमारा जो परपिट्रेटर है उसके साथ। तो कौन से वो एविडेंस होते हैं, बायोलॉजिकल एविडेंस, टेस्टिमोनियल एविडेंस और फिजिकल एविडेंस और नन। देखो बायोलॉजिकल एविडेंस भी प्रोवाइड कर सकते हैं, टेस्टिमनी जो दे रहे हैं विटनेस वगैरह, या हमारा फिजिकल एविडेंस। तो इनके अंदर हमें बेस्ट ढूंढना है, तो बेस्ट कौन सा है, हमारा फिजिकल एविडेंस। फिजिकल एविडेंस लिंक बहुत अच्छे से प्रोवाइड कर सकता है। तो हमारा आज के लिए इतना ही काफ़ी है फिजिकल एविडेंस के लिए। आपके मतलब जो बेसिक है उसके क्वेश्चन मैंने यहाँ पे आपके कवर करवा दिए, और अब मैं लीगल एस्पेक्ट्स के नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस लेके आऊँगी। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर मैंने कहीं कोई मिस्टेक की है तो वो मेरे को आप पॉइंट आउट कर सकते हो, नेक्स्ट टाइम मैं उसको ज़रूर करेक्ट करूँगी, बिकॉज नो वन इज़ परफेक्ट। इफ़ आपको अच्छी लगी है तो गिव मी अ 1 लाइक, मतलब एक थम्स अप दे दीजिए, और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और बेल आइकन बटन को प्रेस करोगे तो मैं मतलब डेली 2 या 3 वीडियोस अपलोड करती हूँ। एक तो मैं पूरी क्लास की करती हूँ और शॉर्ट्स वगैरह मैं अपलोड करती रहती हूँ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग, तो आपको मेरी अपडेट्स मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच, बाय।